तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। भूलना कहाँ आसान होता है जो दिल में बसा हो। भूलना उसे कहाँ आसान होता है जिसकी गूंज हर शय में सुनाई दे। लोग कहते हैं उनकी आवाज में खुदा का नूर था, ऐसा नूर जिससे हर चेहरा नूरानी हो जाता था। जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। इस नूरानी आवाज की पैदाइश तो पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में 24 दिसंबर 1924 को हुई। दौर ऐसा था कि फकीर गली से गाते हुए गुजरा करते थे और ये बच्चा जिसे सब टीकू कहते गांव की सरहद तक उस फकीर के पीछे पीछे जाता और वापस आ पिता की दुकान के बाहर बैठकर हूबहू उसी अंदाज में वो गीत सुना देता जो वो फकीर गुनगुनाया करते थे। सब कदरदान भी दुकान के बाहर जमा हो जाते और वाह वाही का तांता लग जाता। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे। टीकू की उम्र तब 11 साल होगी जब पिता ने सारे परिवार को लेकर लाहौर जाने का फैसला किया। चाहते थे कि जिंदगी में थोड़ी तरक्की हो जाए। तभी बड़े भाई दीन मोहम्मद के दोस्त हमीद ने इनकी आवाज़ को सुना और कहा कि भाई ये तो बाकमाल गाते हैं, इन्हें तो उस्तादों की शागिर्दी में ले जाना चाहिए। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के पास में ले गए और बरकत अली साहब से भी संगीत की तालीम हासिल की। तुद बिन रोग रजाया दाडन, तुद बिन रोग रजाया दाडन, नाग निवासा दे रहना। तभी एक जलसा हुआ जहां पर केएल सहगल साहब गाने वाले थे। लोगों की भीड़ अपने चहीते सिंगर केएल सहगल को सुनने के लिए वहां पर जमा हो चुकी थी। रफ़ी साहब भी हमीद साहब के साथ में वहां पर पहुंच गए, लेकिन अचानक वहां पर बिजली चली गई। तो सहगल साहब को संदेशा भिजवाया गया कि आप अभी रुकिए, आप जब बिजली आएगी तब आपको बुला लिया जाएगा। तभी हमीद साहब ने ऑर्गेनाइजर से गुजारिश की कि भाई ये लड़का है फीकू रफ़ी, आप जरा इससे गवा करके तो देखिए, आप लोगों का दिल भी बहला दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजर भी मान गए, उनको स्टेज के ऊपर बैठा दिया गया और रफ़ी साहब ने बहुत ही बाखूबी अपने अंदाज में गीत पेश किया। अब लोगों में वहां पर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मौजूद थे, जिनका राब्ता बाद में रफ़ी साहब के साथ कायम रहा और उन्होंने ही इनको पहली दफा प्लेबैक करने का मौका दिया। फिल्म थी पंजाबी फिल्म गुल बलोच और क्या खूबसूरत गीत रफ़ी साहब की आवाज में पहली दफा सुनने को मिला था। तेरी याद ने आन सताया, तेरी याद ने आन सताया। बाद में कुछ पंजाबी फिल्मों में गाने का मौका तो मिला, लेकिन 1944 आते आते हमीद साहब ने कहा कि भाई रफ़ी, अब तुम्हें तो बम्बई जाना चाहिए, तुम्हारी असल मंजिल तो वहां पर है। दोनों बम्बई आ गए और सिरहाने के गिलाफ में कुछ चने भी ले आए, क्योंकि पता था कि बहुत दिन फाकों में कटने पड़ेंगे, तो चनों से ही गुजारा करना पड़ेगा। 10 बाय 10 की भिंडी बाजार में एक कोठी मिल गई जहाँ पर ये दोनों रहा करते थे और स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। एक बार फिर श्याम सुंदर साहब जो भी बम्बई आ चुके थे इनके काम आए। गांव की गोरी एक फिल्म बन रही थी जिसमें रफ़ी साहब को पहली दफ़ा गाने का मौका मिला था और फिर नौशाद साहब ने भी फिल्म पहले आप में इनसे गवाया।
पर स्टार ये बने यानी कि आवाज़ पहचान में आने लगी फिल्म जुगनू से, जिसमें दिलीप साहब की आवाज़ ये बने और क्या दर्द भरा नगमा इन्होंने पेश किया। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के एक तरफ रफ़ी साहब मकबूलियत हासिल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश में अफरा तफरी का माहौल था। देश आज़ाद हो रहा था और विभाजन हो गया था। The rains come to India. It's the monsoon season. Fields are flooded, rivers overflow their banks. And all the time the bloodshed goes on. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. बहुत से इनके रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे, पर रफ़ी साहब ने हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया और आज़ादी के बाद हिंदी सिनेमा की आवाज़ बने रफ़ी साहब। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। और इनकी ये यूनिक बात ये थी कि जिस भी एक्टर के लिए गाते थे लगता था कि वही एक्टर गा रहा है, उसके स्टाइल को बाखूबी अडॉप्ट कर लिया करते थे और लोगों को ये यकीन हो जाता था कि ये रफ़ी साहब नहीं, ये तो एक्टर ही गा रहा है। देव साहब के लिए जब इन्होंने प्लेबैक किया तो ऐसा लगा कि बस देव साहब ही गा रहे हैं। तो आई हो बाहर बन के छाई हो हवा जरा महक। और वहीं जब इस आवाज़ का इस्तेमाल शम्मी कपूर साहब के लिए किया गया तो यकीन मानिएगा अंदाज बिल्कुल बदल गया और चारों तरफ बस याहू ही हो गई। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। तो ये मॉड्यूलेशन, ये वर्सेटैलिटी, ये कमाल नहीं तो क्या है। अब शम्मी कपूर साहब अक्सर इनकी रिकॉर्डिंग में मौजूद हुआ करते थे, बाकायदगी से उनसे डिस्कस करते थे कि मैं यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन के ऊपर इस गीत को, इस अंदाज को पेश करूँगा। हर एक दफ़ा एक गीत रिकॉर्ड हो रहा था जहाँ पर शम्मी साहब मौजूद नहीं थे, पर रफ़ी साहब ने उसको इस तरीके से गाया कि जब शम्मी साहब ने सुना उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं इस गीत को इस तरह से पिक्चराइज करने वाला हूँ। बिल्कुल हूबहू उनके अंदाज को अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्होंने पेश कर दिया और एक्टर का ज़्यादातर काम रफ़ी साहब ही कर दिया करते थे। गीत में जिस तरह की इमोशन चाहिए होती थी वो आवाज़ के ज़रिए बयान कर देते थे, बस एक्टर को उनको इमिटेट ही करना होता था। इस तरह से वो ध्यान देते थे। अब बहुत सी बारीकियों पर उनका ध्यान रहता था, ख़ास तौर से माइक से कितना डिस्टेंस रखना है, इस तरह शब्दों की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर गीत हीर रांझा फिल्म का मेरी दुनिया में तुम आए, अब ये विस्पर सॉन्ग है, बहुत ही धीमे-धीमे इसमें गाना जो है वो पेश किया जाता है। रफ़ी साहब ने उस अंदाज का इस कदर ख्याल रखा कि वाक़ई ये अंदाज भी दिल को छू गया। चांदी मन का सोना सपनों वाली रात ये मेरी दुनिया में तुम आई। कव्वाली हो, भजन हो, रोमांटिक गीत हो, कुछ सैड सॉन्ग हो, नातिया कलाम हो, हर अंदाज रफ़ी साहब का बस काबिल तारीफ रहा। और इस तरह से वर्सेटाइल सिंगर वही हो सकता है जिसके रोम रोम में संगीत बसा हो, और वाकई ही रफ़ी साहब के रोम रोम में संगीत बसा था। वैसे तो उन्होंने बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और सबको लगता है कि एस.डी. बर्मन साहब ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा गीत गाए। 369 सॉन्ग्स उन्होंने लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी के लिए गाया और जिसमें से 180 गाने सोलो थे, क्योंकि इन दोनों को वो जब ये असिस्टेंट हुआ करते थे कल्याण जी आनंद जी के, तब से जानते थे। और जब इनकी जोड़ी बनी, ये पहला गीत लेकर रफ़ी साहब के पास में गए तो इन्होंने जाकर कहा कि साहब हम आपको बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन आपसे गवाना ज़रूर चाहते। तो रफ़ी साहब ने जो लक्ष्मी प्यारे की कॉम्पोजिशन का पहला गीत था वो गाया और उसके बाद जो उनसे रकम मिली वो उन्हीं को वापस कर दी और कहा कि ये तुम आपस में बांट लो, हमेशा
बांट कर खाते रहो। फिर दौर ऐसा चला कि जब लक्ष्मी प्यारे सुपर स्टार म्यूजिक डायरेक्टर बने तो रफ़ी साहब का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही। और साथ में हैरानी की बात यह है कि किशोर दा जो खुद बहुत बेहतरीन प्लेबैक सिंगर रहे, जब उन्होंने फिल्मों में एक्ट किया तो शरारत और रागिनी फिल्म में उनके ऊपर जो आवाज सेट बैठी वो भी रफ़ी साहब की ही रही थी। रफ़ी साहब ने उनके लिए भी इन 2 फिल्मों के लिए प्लेबैक किया। असल ज़िंदगी में बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान। और एक दफ़ा एक इंटरव्यू के दौरान एक शख्स ने इनसे पूछ लिया कि आपकी मुलाकात आपकी बेगम से कैसे हुई? तो सुनिए ज़रा किस तरह करवाए थे रफ़ी साहब। हाँ, तो रफी साहब एक बहुत जरूरी सवाल पूछना तो भूल ही गया। मेरा मतलब है आपके जीवन में आपका जीवन साथी कब आया? ये क्या बताया? आपकी शादी आपके पसंद से हुई या वालिदैन की मर्जी से? ये अजीब सवाल किया आपने, कमाल। ये पसंद ना किसी की, ना माँ बाप की, ना मेरी पसंद। दरअसल बात यह है कि मुझे मेरी बीवी ने खुद ही पसंद कर लिया। लोगों के दिलों में आज तक ये बसते हैं। अपनी ज़िंदगी के दौरान लगभग इन्होंने 25,000 से ज़्यादा गाने गाए, 14 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में गाया और 2 गाने अंग्रेज़ी में भी पेश किए। और बर्मिंघम में इनके एक फ़ैन ने इनकी एक श्राइन यानी कि मज़ार बना रखी है और वहाँ इनको संत का ही दर्जा दिया जाता है। और जहाँ लोग बहुत ज़्यादा ईगो रखते हैं, कलाकार जब बड़ा हो जाता है उसके अंदर मैं बहुत आ जाती है, वहीं इस मैं से हमेशा दूर रहे रफ़ी साहब। अब 2 किस्से आपको बताता हूँ भाई। ओपी नैयर साहब जो अपने दौर के दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो टाइम के बहुत पाबंद हुआ करते थे। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब जो खुद भी टाइम के बहुत पाबंद थे, एक रिकॉर्डिंग में फँस गए जिसके कारण 1 घंटा लेट वहाँ पर पहुँचे। तो ओपी नैयर साहब ने कहा था कि आज के बाद नैयर के पास में रफ़ी के लिए टाइम नहीं होगा। उस गुरूर में उन्होंने ये बात कही थी और 3 साल तक उन्होंने रफ़ी साहब से नहीं गवाया। फिर एक रोज़ ईद का मौका था, सेवइयाँ लेकर रफ़ी साहब उनके घर गए और नैयर साहब के साथ में सारे मनमुटाव जो थे वो दूर कर दिए। तब ओपी नैयर साहब का ये कहना था कि आप मुझसे बहुत बेहतर इंसान हैं रफ़ी साहब, आपने अपनी अहम पर, अपनी ईगो पर काबू कर लिया है और आपने उसे दूर कर दिया है। वहीं लता जी को वो अपनी बहन मानते थे और लता जी का तलफ़्फ़ुज़ उर्दू भाषा में सुधारने के लिए उन्होंने बाकायदगी से एक उस्ताद का इंतज़ाम भी किया था। लेकिन एक वक़्त दोनों के बीच में रॉयल्टी को लेकर कुछ कहा-सुनी हो गई थी, जिसके कारण 3 साल तक इन्होंने साथ नहीं गाया। फिर 1972 में एसडी बर्मन नाइट का आयोजन किया गया था, जहाँ नरगिस जी और एसडी बर्मन साहब के कहने पर इन दोनों ने साथ में स्टेज पर परफ़ॉर्म किया और गीत गाया। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। निजी जिंदगी में बहुत ही पारिवारिक शख्स, किसी तरह का कोई शौक इनको नहीं था। कुछ एक शौक थे, जैसे सुबह 5:30 बजे उठ जाते थे और उठकर फिर नहा धोकर बैडमिंटन जरूर खेला करते थे। पतंग उड़ाने का भी थोड़ा बहुत शौक था, इसलिए काले रंग की पतंग उड़ाया करते थे और अक्सर ये कभी दिलीप कुमार साहब के साथ में और कभी मन्ना डे के साथ में तेज लड़ाया करते थे। परफॉर्मेंस से पहले क्योंकि सर पर बाल थोड़े कम थे, लेकिन उसके बावजूद एक चांदी की कंघी रखी थी, उस कंघी से बाल को संवारते, ठंडा दूध का गिलास पीते और स्टेज पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया करते थे। और खाली समय में इनको मेहंदी हसन साहब और गुलाम अली साहब की गज़लें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। और वहीं बॉक्सिंग मैच जब भी टीवी पर आता था तो चिपक कर टीवी से ये बॉक्सिंग मैच देखा करते थे। एक दफ़ा कोलंबो में इनका शो रखा गया और वहाँ पर 12 लाख लोग जो थे वो जमा हो गए शो देखने के लिए। सड़कों के ऊपर लाउड स्पीकर लगवाने पड़े थे क्योंकि हॉल के अंदर 12 लाख लोग तो आ नहीं सकते थे, तो सड़कों पर लोगों ने इनकी आवाज़ को सुना था। 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आया। शारीरिक तौर पर तो ये हमें छोड़कर चले गए, लेकिन यकीन मानिएगा आज भी लगता है कि रफ़ी साहब कहीं
आस पास है दोस्त। उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त।